जय हिंद। मैं आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से जो स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो नंबर 13 में किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है 10 जनवरी। दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है 12 जनवरी। तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया है 10 दिसंबर। और चौथा दिया गया है 5 जून। यदि हम लोग 12 जनवरी की बात करें तो 12 जनवरी को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस आपका मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस। उसके बाद दिया गया है 5 जून। 5 जून का मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जबकि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या दिए गए 10 जनवरी, तो 10 जनवरी को आपका मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। तो पहले ऑप्शन मतलब पहले प्रश्न का आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। यदि हम लोग बात करें कि हवा महल कहाँ स्थित है तो यह राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल स्थित है। जयपुर। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, प्रश्न पूछा गया है। जबकि हम क्या बताएं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल स्थित है। जबकि इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। जबकि हवा महल किस राज्य में स्थित है तो हवा महल राजस्थान राज्य के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। तो आपका दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, तीसरा प्रश्न दिया गया कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का पहला सबसे बड़ा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह आपका क्या हो जाता है तो बृहस्पति हो जाता है। क्या हो जाता है,
बृहस्पति पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और इसमें क्या पूछा गया है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है शनि, बी दिया गया है यूरेनस, सी दिया गया है पृथ्वी और डी दिया गया है मंगल। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, जबकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, लाल ग्रह मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल लाल ग्रह होता है। मतलब कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। किसके कारण है लाल होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल होता है। जबकि प्रश्न क्या पूछा गया है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाता है शनि। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं, भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद में कुल 2 सदन है। कितने सदन है, 2 सदन हैं। पहला आपका हो गया लोकसभा, इसे निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन। और दूसरा आपका हो गया राज्यसभा, इसे उच्च सदन कहते हैं, दोस्तों यदि हम लोग बात करें कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कुल सीटों की संख्या, तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कुल सीटों की संख्या 80 हो जाती है। जबकि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कुल सीटों की संख्या तो आपका हो जाता है 31 सीट। तो हम लोग क्या देखें कि भारतीय संसद में कितने सदन है, तो भारतीय संसद में कुल 2 सदन है। पहला आपका हो गया लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। और दूसरा हो गया आपका राज्यसभा, तो इसको उच्च सदन कहते हैं। तो लोकसभा से उत्तर प्रदेश में कुल सीटों की संख्या 80 हो जाती है, और जबकि राज्यसभा से उत्तर प्रदेश में कुल सीटों की संख्या 31 हो जाती है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि 2, तो भारतीय संसद में कुल सदनों संख्या कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया। तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, तो क्रिप्स मिशन सन 1946 में भारत में आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, तो क्रिप्स मिशन भारत 1946 में आया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो 5वें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, सही हो जाता है कि क्रिप्स मिशन 1946 में भारत आया था। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि बाकू किस देश की राजधानी है, बाकू किस देश की राजधानी है। पहला आपका ऑप्शन दिया गया यूक्रेन। यदि हम लोग यूक्रेन की बात करें तो किसकी राजधानी हो जाती है, कीव। क्या हो जाती है, कीव। अब जबकि भूटान की राजधानी आपका हो जाता है थिम्पू। क्या हो जाता है, थिम्पू। तो भूटान की राजधानी थिम्पू। और जबकि उसके बाद दिया गया अजरबैजान, फिर उसके बाद दिया गया ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी आपका हो जाता है वियना। क्या हो जाता है, वियना। और जबकि तीसरा ऑप्शन दिया गया अजरबैजान, तो बाकू अजरबैजान देश की राजधानी है। तो आपका 6वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, सही हो जाता है।
चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में किया था। और किस स्थान पर किया था? तो आपका हो जाता है मुंबई। किस स्थान पर? मुंबई में। यदि हम लोग बात करें कि सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना प्रथम बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ किया था? तो प्रथम बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया? मुंबई। तो सातवें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? सही हो जाता है। प्रथम बार 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहां पर किया था? तो मुंबई पर, मुंबई में। तो आपका मुंबई क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है। मतलब कि न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जबकि आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया आघूर्ण का नियम, बी दिया गया विस्थापन का नियम, सी दिया गया संवेग का नियम और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। अब जबकि ऑप्शन ए में आघूर्ण का नियम दिया गया, बी में विस्थापन का नियम दिया गया और सी में संवेग का नियम दिया गया और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? सही हो जाता है, क्योंकि इनमें जड़त्व का नियम किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है, पहला आपका दिया गया SO2NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा दिया गया CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। H2O जल। फिर उसके बाद दिया CaCO3, इसको कहते हैं संगमरमर। दोस्तों पूछा गया है कि एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COOH हो जाता है। एसिटिक एसिड का व्यापारिक नाम सिरका हो जाता है। तो आपका 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पहला दिया कैनबियन, दूसरा दिया गया फ्लोएम। यदि हम लोग फ्लोएम की बात करें तो पौधों में
पौधों में पोषण का परिवहन, पोषण का परिवहन, पोषण का परिवहन कौन कराता है? तो फ्लोएम कराता है। और जबकि सी दिया गया जाइलम, तो पौधों में जाइलम का परिवहन, पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि पौधों में जल का परिवहन किसके कारण होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। तो 10वें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है कि रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है जापान। यदि हम लोग जापान की बात करें तो जापान की मुद्रा हो जाती है आपका एन। क्या हो जाता है? एन। एन किस देश की मुद्रा है? तो एन जापान देश की मुद्रा है। भारत का हो जाता है रुपया। क्या हो जाता है? रुपया। और फिर उसके बाद दिया गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ चलता है डॉलर। तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा आपका हो जाता है डॉलर। क्या हो जाता है? डॉलर। फिर उसके बाद दिया गया ब्राजील। क्या दिया गया है? ब्राजील। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया कि रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल आपका ब्राजील देश की मुद्रा हो जाती है। जबकि जापान देश की मुद्रा एन, भारत देश की मुद्रा रुपया, ऑस्ट्रेलिया देश की मुद्रा डॉलर और जबकि ब्राजील देश की मुद्रा रियाल। तो 11वें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। रियाल ब्राजील देश की मुद्रा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल। दोस्तों, यदि इसमें प्रश्न यह पूछता कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल माउंट बेटन थे। माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे। जबकि प्रश्न पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल व अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? सही हो जाता है। जबकि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे। इसमें पूछा गया कि भारतीय गवर्नर जनरल, जबकि लॉर्ड माउंट बेटन भारतीय गवर्नर जनरल नहीं थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? सही हो जाता है। 12वें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास आपका माना जाता है परीक्षा गुरु को। किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि परीक्षा गुरु किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला दिया गया नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा दिया गया तितली, तीसरा दिया गया त्यागपत्र और चौथा दिया गया परीक्षा गुरु। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु था। अब परीक्षा गुरु के लेखक कौन थे? तो लाला श्री निवास दास। मतलब कि परीक्षा गुरु किसका उपन्यास था? तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास था। तो 13वें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास आपका परीक्षा गुरु हो जाता है। तो 13वें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि पूना संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे। पूना संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे। तो पूना संधि किनके बीच हुआ। पूना संधि किनके बीच हुआ। तो पूना संधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ। तो पूना संधि किनके बीच हुआ। तो पूना संधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। और किस वर्ष हुआ। तो पूना संधि पर हस्ताक्षर सन 1932 में हुआ। कब हुआ। वर्ष 1932। तो आपका 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, सही हो जाता है कि पूना संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ। तो पूना संधि पर हस्ताक्षर वर्ष 1932 में हुआ। अब पूना संधि किन किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ। तो पूना संधि दो व्यक्तियों के बीच हुआ। पहला आपका थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे व्यक्ति थे महात्मा गांधी। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया कि पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी। पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी। दोस्तों आपको यह प्रश्न मिलता है होमवर्क के रूप में। आप लोग सभी इनका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों यदि आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब देंगे तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम उन बच्चों का नाम लेंगे जो इन प्रश्न का आंसर देंगे। दोस्तों अगला प्रश्न का जवाब देने वाले कुछ व्यक्ति वो मतलब कि कुछ बच्चे थे जो निम्न प्रकार थे। पहला आपका नाम था अंशित दुबे, दूसरा आपका नाम था आदित्य राज, तीसरा आपका नाम था अर्णव और चौथा था सिद्धार्थ दुबे और पांचवा था सूरज यादव और छठा था सूरज शर्मा और फिर उसके बाद आठवां था आपका अभिषेक शुक्ला। तो एक प्रश्न देने वाले कुछ विद्यार्थी थे कि जो कल के प्रश्नों का जवाब दिए थे। दोस्तों आज के प्रश्नों का जो जवाब देंगे कल के वीडियो में हम उनका नाम बताएंगे। दोस्तों आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।